हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इतिहास जानने के स्रोत में जो स्रोत हमें विदेशी यात्रियों से मिलता है, उनके विवरण से, यात्रा वृत्तांत से मिलता है, उसके बारे में आज जानेंगे, समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको घूमने का शौक है, वो दुनिया देखना चाहता है या देश को देखना चाहता है। मान लीजिए कोई उत्तर भारत का व्यक्ति है, उत्तर भारत का व्यक्ति है, वो दक्षिण भारत जाता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु मान लीजिए चला गया। यहाँ उसको शिक्षा से या मंदिर से या किसी चीज से जानकारी चाहिए। मान लीजिए वो चला गया रंगनाथ मंदिर। मान लीजिए वो व्यक्ति रंगनाथ मंदिर चला गया। अब रंगनाथ मंदिर जाने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली। वह तिरुचिरापल्ली गया, फिर वहां से रंगनाथ मंदिर गया। तो मंदिर में जाएगा तो उसका गर्भगृह देखेगा, गर्भगृह देखेगा, मंदिर की शैली देखेगा कि कौन सी शैली का है। मान लीजिए द्रविड़ शैली का है, द्रविड़ शैली का है। गर्भगृह में भगवान की मुद्रा, विष्णु की मुद्रा जो है, मूर्ति, विष्णु मूर्ति शयन मुद्रा में देखता है। मंदिर शैली में देखता है कि उसमें 21 गोपुरम है, 21 गोपुरम है, 156 एकड़ में फैला है, 156 एकड़ में फैला है, 7 भाग में बटा है। मंदिर का निर्माण के बारे में सोचेगा तो किसने कराया होगा? तो लिखेगा चोल साम्राज्य ने। तो कुछ लोगों ने संरक्षण भी दिया होगा। मान लीजिए होयसल राजवंश, पांड्य राजवंश, इन राजवंशों ने इस मंदिर को संरक्षण दिया है। अब ये मंदिर तिरुचिरापल्ली में है, कहाँ पे है ये भी जानने का प्रयास करेगा। तो श्रीरंगम द्वीप एक है, ये भी बताएगा श्रीरंगम द्वीप पे है। अगर थोड़ा ज्योग्राफिकल देखेगा तो ये बताएगा कि कावेरी नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। अब उसके पास इतनी जानकारी होती है, रंगनाथ मंदिर के बारे में इतनी जानकारी होती है। अब आज के डिजिटल युग में अगर वो आता है अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी वो पोस्ट लिखेगा तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि उस मंदिर की व्यवस्था क्या है, कैसे वो बनी है, क्या क्या वहाँ पे है। तो यही चीज़ जो विदेशी यात्री आते थे वो भी यही करते थे, यहाँ आते थे, देखते थे, लिखते थे। बाद में जो लोग उसे पढ़ते थे, भारत में इतिहास की जानकारी के लिए उसे पढ़ा गया, तो उससे जो विवरण मिला वही हमारे लिए यात्रा वृत्तांत हो गया विदेशियों के लिए। दूसरी चीज है कि विदेशी यात्री हैं तो ये आएंगे कहाँ कहाँ से? मान लीजिए यूनान से कोई आया रहा होगा, रोमन से कोई आया रहा होगा, मान लीजिए कोई इटली से आया, चीन से आया, अरब से आया। अब इतनी जगह से विदेशी यात्री भारत में आएंगे। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि यूनान वाले में क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन यूनान का, यहाँ से जो शुरुआत मिलती है वो है सिकंदर से यूनान की गाथा शुरू होती है। तो सिकंदर के बारे में
भारत के किसी भी ग्रंथ या किसी भी किताब में ये उल्लेख नहीं मिलता है कि सिकंदर भारत आया था। तो सिकंदर के भारत में, अगर आप भारतीय स्रोत की बात करें तो यहाँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि सिकंदर भारत आया था। जो भी मिलता है वो यूनानी इतिहासकारों में ही मिलता है। यूनानी इतिहासकार के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो भारतीय स्रोत से इसकी कोई जानकारी नहीं। अब इसमें दो आते हैं, यूनानी इतिहासकार में दो आएंगे। एक व्यक्ति है टेसियस, ये एक राजवैद्य है। इसके विवरण से कुछ जानकारी मिलती है। दूसरा है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता। इसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जहां से कुछ जानकारी मिलती है। कब की है? 5वीं सदी की। तो यूनान से ये दो हैं कि टेसियस राजवैद्य है, कुछ इससे जानकारी मिलती है। एक हेरोडोटस है जो फादर ऑफ हिस्ट्री है, उसमें भी वो वर्णन करता है, 5वीं सदी की किताब है। अब सिकंदर के समकालीन 3 इतिहासकार हैं। सिकंदर के समकालीन इतिहासकार कौन कौन है? किसके? सिकंदर के। 3 है, तो कौन कौन है? पहला है नियार्कस, दूसरा है अरिस्टोबुलस, ये दूसरा इतिहासकार है। तीसरा है आनेस सिक्रीटस। ये 3 इतिहासकार हैं जो सिकंदर के समकालीन हैं। इसमें आनेस सिक्रीटस सिकंदर की जीवनी लिखता है, सिकंदर की जीवनी का लेखककार है। दूसरा जो है, ये एक बुक लिखता है अरिस्टोबुलस, हिस्ट्री ऑफ वार। तो यहाँ से भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जो इसके समकालीन इतिहासकार हैं वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। अरिस्टोबुलस हिस्ट्री ऑफ वार लिखता है, आने सिक्रीटस सिकंदर की जीवनी लिखता है। अब भारत के जो साम्राज्य हैं वो विदेशों से भी अपना अपना व्यापार करते हैं, उनके राजनीतिक संबंध हैं। तो राजदूत आएंगे। तो राजदूत, जो 3 सबसे महत्वपूर्ण राजदूत हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन आए थे। 3 महत्वपूर्ण राजदूत। पहला मेगास्थनीज, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री।
मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन था? सेलूकस निकेटर का राजदूत था। तो अगर सेलूकस निकेटर का राजदूत है तो किसके दरबार में आएगा? किसी के दरबार में आएगा, राजदूत है तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल। सेलूकस निकेटर का राजदूत है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, 14 वर्ष भारत में रहता है, 14 वर्ष भारत में रहता है। ये हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखता है, हिस्टोरिका नहीं सॉरी इंडिका, इसकी पुस्तक है इंडिका, इंडिका नाम की ये पुस्तक लिखता है। ये अन्य जिससे मिलता है दो व्यक्ति हैं, एक है आर्यमित्र, पहले इसी से मिला था, दूसरा बिंदुसार से, बिंदुसार से मिलता है। सेलूकस निकेटर कौन है? तो सेलूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति होता है। जब 323 में सिकंदर मरता है तो ये वहाँ सेलूकिड वंश का स्थापना करता है और भारत पर आक्रमण करता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, लेकिन हार जाता है, जिसके माध्यम से कंधार, काबुल और बलूचिस्तान का एरिया चंद्रगुप्त को मिलता है। जानते हैं थोड़ा सा सेलूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूसिड वंश की स्थापना करता है कब? 323 में ईसा पूर्व ईस्वी में, जब सिकंदर की मृत्यु होती है। भारत पर आक्रमण, किसके किसके बीच? सेलूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध होता है। चंद्रगुप्त जीतता है, सेलूकस हारता है। इसके कब्जे में 3 क्षेत्र रहते हैं, वो चंद्रगुप्त को मिल जाता है संधि के माध्यम से। तो संधि जो होता है हमेशा जीतने वाला अपनी शर्तें निर्धारित करता है संधि का। तो कौन कौन सा क्षेत्र था? अराकोसिया, अराकोसिया क्षेत्र मिलता है जो वर्तमान में कांधार है। गिद्रोसिया, गिद्रोसिया भी चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है, जो वर्तमान का बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान है, ये मिलता है। परोपा मिसादे मिलता है, परोपा मिसादे जो वर्तमान का काबुल है। ये 3 क्षेत्र चंद्रगुप्त को मिलता है। चंद्रगुप्त इसको 500 हाथी देता है युद्ध के लिए। सेल्यूकस को 500 हाथी मिलते हैं। तो इसी का सेल्यूकस निकेटर का ही मेगास्थनीज राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। 14 वर्ष भारत में रहता है, पुस्तक इंडिका लिखता है, यहाँ आर्यमित्र और बिंदुसार से मिलता है। जो दूसरा राजदूत है वो है डाइमेकस। डाइमेकस ये कौन है? किसका राजदूत है? तो सीरिया नरेश,
एंटियोकस का, एंटियोकस का है किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है। तीसरा है डायनोसियस, डायनो डायनोसियस किसका है? किस साम्राज्य से आया है? मिस्र नरेश, टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। किसके दरबार में आएगा? सम्राट अशोक के दरबार में ही आता है। एक पुस्तक लिखता है, ज्योग्राफी पुस्तक है, ज्योग्राफी। इस पुस्तक में ये दो चीजों का वर्णन करता है जिससे जानकारी मिलती है। एक तो इसकी जानकारी मिलती है कि भारतीय बंदरगाहों की, जहां से भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है, और किन वस्तुओं का व्यापार होता था उसकी जानकारी मिलती है, व्यापार की वस्तुओं की जानकारी। तो ये तीन राजदूत हैं। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का है राजदूत, चंद्रगुप्त के दरबार में आता है डाइमेकस जो सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत है। बिंदुसार के दरबार में आता है डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत है। अशोक के दरबार में आता है, पुस्तक ज्योग्राफी लिखता है। इस किताब से बंदरगाहों और व्यापार की वस्तुओं की जानकारी मिलती है। उस समय की क्या क्या व्यापारिक वस्तुएं थी जो जिनका व्यापार होता था उसकी जानकारी मिलती है। एक इटली का प्लिनी द एल्डर एक यात्री है। कहाँ का? इटली का। इटली का यात्री है। रोमन इतिहासकार। इसकी भाषा, इतिहास लिखने की जो भाषा है वो लैटिन है। लैटिन भाषा में ये लिखता है। यहाँ ये नेचुरल हिस्टोरिका नाम की किताब लिखता है। नेचुरल हिस्टोरिका नाम की एक किताब लिखता है। नेचुरल शब्द से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक वर्णन करेगा, प्राकृतिक। इसकी इस किताब से भारत के पेड़ पौधों की जानकारी, दूसरी चीज यहाँ का जो औषधीय पौधे हैं उसकी जानकारी मिलता है। तो कहाँ का है प्लिनी द एल्डर? इटली का है। नेचुरल हिस्टोरिका लिखता है। नाम से कंफर्म हो रहा है कि नेचर की वर्णन करेगा, तो पेड़ पौधों की जानकारी, औषधीय पौधों की जानकारी। ये पहला वर्णन है कि जब भारत की प्रकृति का वर्णन कोई कर रहा हो। यहीं से इसी के माध्यम से भारत और इटली, भारतीयों, इटली के व्यापार का वर्णन मिलता है। इटली के व्यापार का वर्णन मिलता है। आज भी भारत इटली का एक व्यापारिक साझेदार देश है, वर्तमान में भी।
आइए देखते हैं कि जो चीनी यात्री आए उनका क्या प्रावधान था, क्या क्या वो लिखे। जो चीनी यात्री हैं ये सब बौद्ध मतानुयायी हैं। ये बौद्ध मतानुयायी हैं, तो ये ज़्यादातर विश्वविद्यालयों, बौद्ध मठों का जो है चक्कर लगाएंगे, उन्हीं के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि बौद्ध मतानुयायी हैं, उसी को जानना है, उसी की शिक्षा को, उसकी शिक्षा व्यवस्था को, उसके दर्शन को ही जानना है इनको, तो उसी का वर्णन ये करेंगे। तो पहला चीनी यात्री कौन सा है? 4 चीनी यात्री जो हैं, जो मुख्य हैं। चीनी यात्री हैं, बौद्ध धर्म के हैं। इसमें से जो पहला चीनी यात्री है फाहियान। फाहियान आता है कब? 399 ईसा पूर्व, ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कब आता है? 399 ईस्वी में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। कितने दिन भारत में रहा? 15 वर्ष भारत में रहा। पंद्रह वर्ष भारत में रहा। इसका जो यात्रा वृतांत है, ये भारत का वर्णन जो करता है, भारत का वर्णन किस नाम से करता है? तो फो क्यों की, फो क्यों की नाम से ये वर्णन करता है, इसका यात्रा वृत्तांत जो भारत का है। इसमें ये भारत को तियंचन कहता है, भारत को जो नाम देता है वो तियंचन है। तियंचु। तो फाहियान कब आया? 399 ईस्वी में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। 15 वर्ष भारत में रहा, बौद्ध विहारों का भ्रमण किया, बौद्ध का भ्रमण किया, बौद्ध विहारों का वर्णन किया। भारत का वर्णन फो क्योंकि नाम से करता है, भारत को तियंचु कहता है। इसका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा जिसमें अपनी यात्राओं को ये लिखता है, वो लिखता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम से, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो इस नाम से अपना पूरा यात्रा वृत्तांत लिखता है। पहला है। जो दूसरा आता है वो हैंसांग आता है। कब आता है? 7वीं शताब्दी में। किसके काल में?
ह्वेनसांग किसके काल में आता है? वर्धन वंश के हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में। कितने दिन भारत में रहा? तो ये 16 वर्ष भारत में रहा, जिसमें 6 वर्ष वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहता है, वहाँ सीखने के लिए, आचार्यों से मिलने के लिए 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष रहता है। भारत को इयन्तु कहता है, भारत को जो नाम देता है वो इंतु कहता है। तो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में 16 वर्ष भारत में रहा, 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए रहा। भारत को इयन्तु नाम से वर्णन करता है, और इसका पूरा यात्रा वृत्तांत जो है, यात्रा वृत्तांत पूरा जो लिखता है वो CU की नाम से लिखता है, CU की नाम से। इसका पूरा यात्रा वृत्तांत है ह्वेनसांग का। इसमें CUकी में ये 138 देशों का वर्णन करता है। अगर एक नज़र हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय पर डालें तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? नालंदा बिहार में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण कुमारगुप्त, जिन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता था। सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है, द्वितीय नहीं प्रथम द्वारा, सॉरी, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इनका निर्माण कराया जाता है, और शक्रादित्य नाम की इनकी उपाधि रहती है। इसको जो अन्य राजाओं ने संरक्षण दिया, इसको सुधारा, इसमें सुधार किए और चीज़ों को जोड़ा, उसमें संरक्षक 2 थे। एक तो हर्षवर्धन स्वयं, दूसरा पाल वंशी शासक धर्मपाल। इस पर जो हमला हुआ, पहला हमला हूण शासक मिहिरकुल करता है, हूण शासक मिहिरकुल। दूसरा 1193 में बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये है, निर्माण कुमारगुप्त प्रथम शक्रादित्य नाम की उपाधि धारण करते हैं, वो करवाते हैं। हर्षवर्धन और पालवंशी राजा धर्मपाल द्वारा इसको संरक्षण मिलता है। पहला हमला हूण शासक मिहिरकुल द्वारा, दूसरा 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं कि अगला चीनी यात्री कौन है। अगला चीनी यात्री इतसिंह। कब आता है? छह सौ 71 ईस्वी की में आता है। इस समय भारत में कोई मजबूत केंद्रीय प्रशासन नहीं है। यह सभी चीनी यात्री जितने थे वो सब स्थल मार्ग से आते हैं। ये पहला चीनी यात्री था जो समुद्र मार्ग से आया था, तो ये पहला यात्री था।
जो समुद्र मार्ग से आया था। समुद्र मार्ग से आया था, इंडोनेशिया मलय प्रायद्वीप को मलाया वगैरह टहलते हुए यह भारत आता है। यहाँ कोई केंद्रीय प्रशासन नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। इसके यात्रा विवरण से जो है, इसके विवरण से दो विश्वविद्यालयों की, वल्लभी और नालंदा, दोनों की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली की जानकारी मिलती है। शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा प्रणाली। तो इतिसिंह के विवरण से वल्लभी और नालंदा की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पहला यात्री था जो समुद्र मार्ग से आया था, मलाया होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए रुका। इस समय यहाँ पर कोई केंद्रीय प्रशासन नहीं है, केंद्रीय सत्ता नहीं है कि जो सबसे ताकतवर हो, जैसे मौर्य साम्राज्य की तरह या फिर गुप्त साम्राज्य की तरह। और दो जो चीनी यात्री हैं उसमें एक आता है मातवालिन। इससे हर्षवर्धन के पूर्वी अभियानों की जानकारी मिलता है। हर्षवर्धन के पूर्वी अभियान की जानकारी मिलती है। पूर्वी अभियान की जानकारी मिलती है। दूसरा जो है वो चाउ जू हुआ। इससे जो जानकारी मिलती है वो चोलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चोलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मातवालिन से हर्षवर्धन की पूर्वी अभियानों की जानकारी मिलती है। चाउ जुकुआ के विवरण से चोलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतसिंह पहला यात्री ऐसा था जो समुद्र मार्ग से आया था। फाहियान, ह्वेनसांग ये सब स्थल मार्ग से आएंगे। तिब्बती यात्रियों के बारे में देखते हैं। जो तिब्बती यात्री होंगे वो भी बौद्ध मतानुयायी होंगे। बौद्ध ही होंगे। तो कौन आया? इसमें मुख्यतः दो लोग आप मिलते हैं। दो यात्री हैं। एक हैं तारानाथ। तारानाथ लामा तारानाथ कहिए। लामा तारानाथ। इनसे जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी मिलती है। इनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, इससे बौद्ध इतिहास की जानकारी,
जो दूसरी जानकारी मिलती है वो ये है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी। दूसरे कौन है? धर्मस्वामी। इनसे 13वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है। 13वीं शताब्दी की इतिहास की जानकारी। तो ये तिब्बती यात्री हैं, मुख्यतः लामा तारानाथ हैं, जो हिस्ट्री या बुद्धिज्म की रचना करते हैं। बौद्ध इतिहास की जानकारी और पूर्व मध्यकालीन इतिहास की जानकारी इनके विवरण से मिलता है। धर्मस्वामी हैं तो 13वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी मिलता है इनकी किताब से। अब मेन हैं जो अरब यात्री। ये शुरुआत होते हैं 11वीं शताब्दी से। जो इतिहासकार आते हैं गजनवी के साथ, गजनवी के साथ इतिहासकार जो आते हैं उसमें पहला इतिहासकार अलबरूनी है। ये गजनवी का ज्योतिषी था। क्या है? गजनवी का ज्योतिषी है। गीता से प्रभावित है। ये इतिहासकार है, भूगोलवेत्ता है, दार्शनिक है। इतनी चीजों की जानकारी इसे थी। इसके विवरण की इसकी जो पुस्तक है, इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। तहकीक हिंद। तहकीक हिंद को ही किताबुल हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। दोनों एक ही किताब हैं, दोनों के अलग अलग मतलब एक ही किताब के दो नाम हैं। यहाँ से जो राजपूत काल है, इसकी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। किसकी? राजपूत काल की। तो अलबरूनी किसके साथ आया? गजनवी के साथ। गीता से प्रभावित था, इतिहासकार है, भूगोलवेत्ता है, दार्शनिक है। तहकीक हिंद नाम की किताब लिखता है, किताबुल हिंद जिसे कहा जाता है। राजपूत काल की राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जानकारी मिलती है इससे। इसके साथ जो दूसरा इतिहासकार आता है वो है उत्बी।
कुतुबी, ये भी इतिहासकार है और गजनवी के साथ आता है। इसकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी या तारीखे यामिनी कहा जाता है। तारीखे ये यामिनी, ये भी गजनवी के साथ आया था। तीसरा है ख्वाजा अब्दुल फजल बैहाकी। ख्वाजा अब्दुल फजल बैहाकी, ये भी गजनवी के साथ आया था। इसकी जो किताब है तारीखे ये बैहाकी, तारीखे ये बैहाकी, तारीखे ये मसूदी, तारीखे मसूदी, यहाँ से इस जानकारी मिलती है। इसी का एक दूसरा इतिहासकार है फिरदौसी। ये इतिहासकार है गजनवी का, लेकिन ये भारत नहीं आया था। इसकी जो रचना है वो शाहनामा है। तो उसके चारों इतिहासकारों का नाम दिया जाए और पूछा जाए कौन भारत उसके साथ नहीं आया था, तो फिरदौसी कभी भारत आया ही नहीं था। उसने जो किताब लिखा शाहनामा, इसका एक इतिहासकार और है फारूकी। यहाँ से जो 11वीं शताब्दी की जानकारी मिलती है राजपूत काल या अन्य राजवंशों की, वो इन्हीं इतिहासकारों से मिलती है। 9वीं शताब्दी में एक अरब यात्री और आता है, कब? 9वीं शताब्दी में। कौन? अल मसूदी, अरब का था। नौवीं नहीं 10वीं शताब्दी में आता है अल मसूदी। अल मसूदी, जो जानकारी मिलता है अल मसूदी की उससे, वो राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंशों की जानकारी मिलता है। एक अरब यात्री आता है सुलेमान, 9वीं शताब्दी में आता है सुलेमान। इससे पाल एवं प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। पाल वंश एवं प्रतिहार वंश, दोनों वंशों की जानकारी मिलती है। 9वीं शताब्दी में अरब यात्री है सुलेमान, ये आता है। अन्य जो किताबें हैं जिनके माध्यम से जानकारी मिलती है, उसमें जो सबसे पहले किताब आती है वो किताब है मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासरी। मिनहाज सिराज की तबकात ए नासरी। मिनहाज उस सिराज की कौन सी बुक है? तबकात ए नासरी, जियाउद्दीन वर्नी की। जियाउद्दीन वर्नी की जो किताब है,
जियाउद्दीन बरनी की किताब का नाम है तारीख़ फिरोज़शाही। तारीख़ फिरोज़शाही। यहाँ से भी जानकारी मिलती है। मार्को पोलो कहाँ से? वेनिस से मार्को पोलो आता है। ये दक्षिण भारत की यात्रा करता है। दक्षिण भारत की यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा करता है। ये दो राजवंशों में जाता है। एक तो पांड्य राजवंश, दूसरा काकतीय राजवंश। ये काकतीय राजवंश में जब जाता है तो वहाँ महारानी रुद्रामा देवी की शासन रहता है। महारानी रुद्रामा देवी का शासन है। एक सवाल है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यात्रियों का राजकुमार तो वो है ह्वेनसांग। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।